हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका टीसीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। हम लोग ने पिछले जो भी पीछे के सब्जेक्ट्स देखे हैं, जैसे कि पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, उसमें हम लोगों ने मॉडल क्वेश्चन आंसर्स के साथ में अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। हम लोगों ने ये भी देखा था कि किस तरीके से हम लोगों को कौन से सब्जेक्ट्स की तैयारी किस तरीके से करना है और उसमें कितना क्या पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जिनको हमको वरीयता देनी थी। सबसे पहले वरीयता देनी थी और उसके बाद में किन किन चैप्टरों को बाद में उठाना था। ऐसे ही आज हम लोग भारतीय भूगोल के कुछ मॉडल क्वेश्चन आंसर्स के साथ में अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। और भारतीय भूगोल का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे कि हिमालय वाला जो पार्ट हो गया, जिसमें आपके दर्रे हैं, हिमालय का भौतिक विभाजन है, भारत का भौगोलिक विभाजन है, आपके घाटियां हैं, आपके जो भी हिमालय के पास हैं, ट्रांस हिमालय हो गया, बृहद हिमालय हो गया, उनसे जितने भी क्वेश्चंस अच्छे से अच्छे बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है। अगर मैं बात करूँ भारत के भौगोलिक विभाजन की, तो सभी को पता है कि भारत के भौगोलिक विभाजन के 5। पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तर भारत का विशाल मैदान, तीसरा जो अपना टूटता है वो आता है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा तटीय जो तटवर्ती मैदान होते हैं वो आते हैं, और लास्ट में द्वीप समूह। और हम लोगों को जो पढ़ना है वो आपका हिमालय का अध्ययन करना है, उसका विभाजन कैसे हुआ। विभाजन में हम लोगों को ट्रांस हिमालय को देखना है, बृहद हिमालय को देखना है, लघु हिमालय को देखना है। ठीक है। उसकी पहाड़, दर्रे, घाटियाँ, इन सारी सभी चीज़ों के क्वेश्चन आंसर आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और उन्हीं क्वेश्चन आंसर में जो भी चीज़ें हो सकती हैं, जितनी भी हो सकती हैं, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखना है क्या है। पहला क्वेश्चन है उत्तर से दक्षिण की ओर फैलाव के आधार पर विभाजन। ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर फैलाव के आधार पर विभाजन। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ पे ये ट्रांस हिमालय है, ठीक है, और ये बृहद है, यहाँ पे लघु हिमालय, शिवालिक, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। यहाँ पे भी ट्रांस है और यहाँ पे भी ट्रांस है, वृत्त नहीं, बृहद, ये भी बृहद। ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है उत्तर से दक्षिण की ओर फैलाव के आधार पर विभाजन। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय। पहला ऑप्शन है कि ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, नॉर्थ ईस्ट हिमालय। ठीक है। दूसरा है ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, बृहद हिमालय, शिवालिक और नॉर्थ ईस्ट हिमालय। तीसरा क्या है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, नॉर्थ ईस्ट हिमालय और ये शिवालिक लिखा हुआ है, शिवालिक, शिवालिक, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर से दक्षिण की तरफ बताना है कि कौन सा क्रम सही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों का आता है ट्रांस हिमालय आता है, ठीक है, फिर उसके बाद में बृहद हिमालय आता है, फिर उसके बाद में लघु हिमालय आता है, और लघु हिमालय के बाद में शिवालिक आता है, और शिवालिक के बाद में ये आता है नॉर्थ ईस्ट हिमालय। ये है आपका ट्रांस हिमालय। ये है आपका ट्रांस हिमालय। ये है बृहद हिमालय। ठीक है। ये है लघु हिमालय। और ये है शिवालिक। ये इधर है आपका नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट हिमालय। अगर बात करें ट्रांस हिमालय की तो ये 3 श्रेणियों में है। पहली है काराकोरम, काराकोरम, दूसरी है लद्दाख और तीसरी है जास्कर। ठीक है। तो क्रम हम लोगों का क्या सही है, पहले आएगा ट्रांस हिमालय, फिर बृहद, फिर लघु हिमालय और फिर शिवालिक।
एक क्वेश्चन और बनता है कि ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करने की संरचना को क्या कहा जाता है। तो जो ट्रांस हिमालय, ये जो संरचना बनती है ये वाली, इससे ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करने वाली की संरचना को कहते हैं ITSZ, ठीक है। और बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करने वाली संरचना को कहते हैं MCT, ठीक। और जो लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करती है उसे कहते हैं MBF, और जो शिवालिक को नॉर्थ ईस्ट हिमालय से अलग करती है उस संरचना को बोला जाता है HFF। तो हम लोगों का कौन सा क्रम सही है? पहले आएगा ट्रांस हिमालय, फिर आएगा बृहद हिमालय, फिर आएगा लघु हिमालय, फिर आएगा शिवालिक, और फिर आएगा नॉर्थ ईस्ट हिमालय, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व की तीव्र ढाल वाली चोटी किस हिमालय पे है? तो यहाँ पे भी गलत ऑप्शन है। पहला ट्रांस हिमालय है, दूसरे में बृहद नहीं है, बृहद है, ठीक है। तो विश्व की तीव्र ढाल वाली चोटी किस हिमालय पे है? वो है ट्रांस हिमालय पे, ठीक है। अगर ट्रांस हिमालय की थोड़ी सी हम लोग बात करें, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जो फैक्ट भी बहुत ज़रूरी है, याद होने भी चाहिए। पहला फैक्ट कि ट्रांस हिमालय का अधिकांश भाग जो है वो तिब्बत की तरफ है, ठीक है, इसीलिए इसे तिब्बतियन हिमालय भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तिब्बतियन हिमालय, ठीक है। और ट्रांस हिमालय पे ही लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, ये सारी श्रेणियां भी हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सारी श्रेणियां हैं। यहीं पे एक तीव्र ढाल वाली चोटी है जिसका नाम है राकापोसी चोटी। राकापोसी चोटी यहीं ट्रांस हिमालय पे है, जो कि तीव्र ढाल वाली चोटी है, ठीक है। ट्रांस हिमालय की थोड़ी सी और बात करें तो ट्रांस हिमालय और बृहद, ये जो इसकी जो काराकोरम श्रेणी है, इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ट्रांस हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है वो है K2, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, ठीक है। ट्रांस हिमालय पे कुछ ग्लेशियर भी पाए जाते हैं, जैसे कि सियाचिन हो गया, बियाफू हो गया, बाल्टोरो हो गया, हिस्पर, ये सारे यहाँ पे ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। जैसे कि सियाचिन है, सियाचिन, बाल्टोरो, हिस्पर, ये सारे यहाँ पे ग्लेशियर पाए जाते हैं, ठीक है। यहीं से जो सिंधु रिवर है वो लद्दाख और जास्कर श्रेणी से होती हुई निकलती है और बूंजी नामक स्थान पे एक बहुत गहरा गार्ज बनाती है। तो इतने जो फैक्ट हैं वो ट्रांस हिमालय के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रखिएगा। तो पहले क्या था आपका क्वेश्चन? विश्व की तीव्र ढाल वाली चोटी किस हिमालय पे है? तो विश्व की तीव्र ढाल वाली जो चोटी है वो ट्रांस हिमालय पे है, जिसका नाम है राकापोसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चोटियां दी गई हैं और उनकी ऊंचाई दिया गया है, और बताना है कि कौन सी चोटी ऊंचाई किसकी कितनी है। ये भैया डॉलर का निशान नहीं है, ठीक है, यहाँ पे है 8598 रुपए के चक्कर में डॉलर का निशान लगा दिए, बताओ। तो माउंट एवरेस्ट की चोटी कितनी है ऊंची? 8848 माउंट एवरेस्ट की है। कंचनजंगा की कितनी है? 8598 कंचनजंगा की है। मकालू की कितनी है? 8481 मकालू की होती है। धौलागिरी की है 8172 है। और जो नागा पर्वत है उसका है 8126। अब देखिए इनमें कौन कौन सा सही था। तो इसमें एक ये मकालू की सही थी, दूसरा बस एक ही सही थी। तो क्वेश्चन इन्होंने आधा लिखा है। चलिए आप इतना जान लीजिए कि माउंट एवरेस्ट की चोटी कितनी है। अगर लगाने को आ जाए तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट आएगा। माउंट एवरेस्ट की है 8848, ठीक है। उसके बाद में कंचनजंगा है, कंचनजंगा की है 8598, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे आपका मकालू है जिसकी चोटी है 8481, ठीक है। धौलागिरी की है
आपका 8,172 और उसका नागा पर्वत की है 8,126 मीटर। ठीक है। अगर कुछ और श्रेणियों की बात करें, जैसे कि आपका नामचा बरवा है, नामचा बरवा की है 7,756 मीटर। अगर केदारनाथ की बात करें, केदारनाथ की, तो केदारनाथ की है 6,945 मीटर। ठीक है, ये उसकी ऊंचाई है केदारनाथ की। ठीक, तो इस तरीके से आपको लाइन वाइज भी लगाने को आ सकता है, या ऑप्शन में क्वेश्चन देके पूछ सकता है कि केदारनाथ की ऊंची चोटी कौन, केदारनाथ की कितनी लंबाई है। तो चलिए आगे बढ़ें। आपका चौथा क्वेश्चन है कि कुमाऊं हिमालय की सबोन नहीं, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, इसको समझने से पहले हम लोग एक चीज ये देखें कि हिमालय जो है उसको दो तरीके से उसका विभाजन किया गया है। कितने से? दो तरीके से उसका विभाजन किया गया है हिमालय का। पहला श्रेणी के हिसाब से और दूसरा नदी घाटी के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें जो आ गया वो आ गया ट्रांस हिमालय, इधर वृहद हिमालय, फिर आया शिवालिक और नॉर्थ ईस्ट। नदी घाटी में देखिएगा, नदी घाटी में पहला जो आएगा पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, फिर आएगा कुमाऊं हिमालय, फिर आएगा नेपाल हिमालय, और फिर आएगा असम। ठीक है, अगर हम ये बात करें कि इनकी कितने किलोमीटर में है, तो पंजाब हिमालय की जो है वो है 320 किलोमीटर, कुमाऊं है वो है 560, नेपाल है 800 किलोमीटर और असम है 750। अगर बात करें कि पंजाब हिमालय किस नदी से किस नदी तक है, तो सिंधु से सतलज तक पंजाब हिमालय है, सिंधु से सतलज तक पंजाब हिमालय है। कुमाऊं हिमालय जो है सतलज से काली तक है, सतलज नदी से काली नदी तक है, और जो नेपाल हिमालय है वो काली नदी से तिस्ता, और जो असम हिमालय है वो तिस्ता से लेके दिहांग तक है। अब अगर और अंदर में जाके बात करें तो पंजाब हिमालय की सबसे, या कुमाऊं हिमालय की सबसे पूछा गया तो कुमाऊं हिमालय की बात करते हैं, तो कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, नंदा देवी। ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। ठीक है, पंजाब हिमालय की बात करें तो उसकी है K2। ठीक है, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय सबसे ऊंचा है, यहीं पे सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट। नेपाल हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, एवरेस्ट। और जो असम हिमालय है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नामचा बरवा। तो आपको इसके बारे में इतनी जानकारी रखनी है, फिर क्वेश्चन चाहे जहां से भी घूम के आएगा यहीं से, इससे ना ज्यादा अलग जाएगा, ना पीछे जाएगा, ना आगे जाएगा। तो कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो वो है 7,817 मीटर की। ठीक है, माउंट एवरेस्ट तो बता ही चुके हैं 8,848, K2 की 8,611, नामचा बरवा की 7,756। ठीक, तो पंजाब हिमालय किस नदी से, अगर पूछा जाए पंजाब हिमालय किस नदी से किस नदी तक है, तो सिंधु से सतलज, कुमाऊं हिमालय सतलज से काली, और नेपाल हिमालय काली से तिस्ता, और असम हिमालय जो रहेगा तिस्ता से दिहांग। चलिए ठीक है, आगे बढ़ो। पांचवा है कि लघु हिमालय में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो लघु हिमालय की बात है, तो लघु हिमालय के बारे में पहले थोड़ी सी बात जान लें। देखिए, लघु हिमालय, पहला तो ये
कि लघु हिमालय 3000 से 4000 मीटर ऊंचा है। ठीक। दूसरा कि लघु हिमालय पे ही आपके पर्यटन स्थल भी हैं, जैसे कि कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं। यहाँ पे आपका मंसूरी आ जाएगा, नैनीताल आ जाएगा, रानीखेत आ जाएगा, चक्राता, ये जितने भी पर्यटन स्थल हैं वो सारे लघु हिमालय पे ही हैं। ठीक है। ये आपके पर्यटन स्थल भी यही है। ये और ये किस हिमालय से किस हिमालय के बीच में है, तो ये लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में है। लघु हिमालय और शिवालिक और शिवालिक। ठीक है। लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में, लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में, बृहद हिमालय के बीच में काठमांडू घाटी भी है। ठीक है। काठमांडू घाटी में है। लघु हिमालय में कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग बोला जाता है और उत्तराखंड में आपका बुग्याल या कयार बोला जाता है। तो आपका क्वेश्चन क्या था कि लघु हिमालय में घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो लघु हिमालय में घास के मैदान को कश्मीर में मर्ग बोला जाता है और उत्तराखंड में आपका बुग्याल या कयार बोला जाता है। बुग्याल या कयार। ऑप्शन में क्या है, बुग्याल और मर्ग, ये दोनों सही है, मतलब सी ऑप्शन आपका सही है। मर्ग कहाँ बोला जाता है, वो बोला जाता है कश्मीर में, और आपका बुग्याल कहाँ बोला जाता है, ये बोला जाता है उत्तराखंड में। ठीक है। लघु हिमालय में श्रेणियां भी हैं, जैसे कि आपकी पीर पंजाल श्रेणी है और जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। मंसूरी श्रेणी है। और लघु हिमालय में एक महाभारत श्रेणी भी पूछी जाती है कि महाभारत श्रेणी जो है किस हिमालय पे है, तो वो लघु हिमालय पर है। ठीक है। नेपाल में है भैया, नेपाल में, याद रखिए। चलो आगे बढ़ो। छठा क्वेश्चन क्या है, शिमला, मसूरी, चक्राता, रानीखेत, ठीक है, और दार्जिलिंग पर्यटक स्थल किस हिमालय के श्रेणी के मध्य में है। तो अभी हम लोग पढ़ के आए कि ये सारे पर्यटक स्थल किस हिमालय के मध्य में है, लघु हिमालय और शिवालिक। लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य में है। और लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में कौन सा है, ये बृहद हिमालय। भैया आज बहुत गलती है भाई। लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में क्या है, यहाँ पे आपकी काठमांडू घाटी है। ठीक है। काठमांडू घाटी है। चलिए ठीक है। सातवां, काठमांडू घारी, घारी नहीं घाटी, घाटी कहाँ स्थित है, तो वो आपका लघु हिमालय और महान हिमालय, लघु हिमालय और महान हिमालय। अगर हम लोगों ने सब महान हिमालय को क्यों छोड़े, तो महान हिमालय के बारे में भी बात कर लो थोड़ी। तो देखो भाई, अगर हम लोग बात करें बृहद हिमालय की या महान हिमालय की, तो इसका जो विस्तार है वो है सिंधु नदी के गार्ज से लेकर, सिंधु नदी के गार्ज से लेकर आपका नामचा बरवा तक। अगर पूछे नामचा बरवा की कितनी ऊंचाई है, तो 7756 मीटर। बार बार बोल इसलिए रहे हैं क्योंकि याद हो जाए। ठीक है। और बृहद हिमालय के जो ऊंचाई है वो 6000 से 6100। इसको हिमाद्री भी बोला जाता है। हिमाद्री क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये परमानेंट बर्फ से ढका रहता है। इसी हिमालय पे
सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जैसे कि आपकी माउंट एवरेस्ट हो गई, ठीक है, माउंट एवरेस्ट हो गई। जितनी भी चोटियों की अभी हम लोगों ने ऊंचाई पीछे देखी है वो सब इसी हिमालय पे हैं। कंचनजंगा हो गई, कंचनजंगा हो गई, ठीक है। तीसरा धौलागिरी हो गई, ठीक है, धौलागिरी हो गई। चौथा मकालू हो गई। ये सारी चोटियां कहाँ हैं? वो सब बृहद हिमालय पे ही हैं। तो काठमांडू घाटी कहाँ स्थित है, मतलब किन हिमालय के बीच में है? तो वो है लघु हिमालय और महान हिमालय। चलो, आठवां, पटकाई बुम किसवी नहीं किसकी सीमा बनाती है? पटकाई बुम, पटकाई बुम जो है वो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है। अगर अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों के बारे में बात करें तो कितनी पहाड़ी, अरुणाचल प्रदेश की कुछ पहाड़ियां जो बहुत मेन है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश का पूरा हिस्सा है। यहां पे आपकी आका, डफला, मिरी, अबोर, ये सारी पहाड़ियां कहाँ की हैं? ये सारी पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश की हैं, ठीक है। मणिपुर में कौन सी पहाड़ी मिलती है? मणिपुर में, हाँ एक चीज और, असम, मणिपुर और प्लस नागालैंड एक श्रेणी बनाते हैं जिसे कहते हैं बरेल श्रेणी। मिजोरम में मिजो पहाड़ी है, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में आका, डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी भी है। मिश्मी भी लिख लो भाई, मिश्मी पहाड़ी भी है। असम, मणिपुर, नागालैंड मिलके बरेल श्रेणी बनाते हैं। तो पटकाई बुम किसकी सीमा बनाती है? वो बनाती है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की। तो चलिए आगे बढ़े। नवा, अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली श्रेणी की, तो अरावली की बात करें यहाँ पे तो ये देखो भाई, पहले अरावली को देख लो, समझ लो, उसके बाद में बात करते हैं। अरावली श्रेणी ये इस तरीके से जाती भाई, ठीक, कहां से? गुजरात, गुजरात से के पालनपुर से पंजाब नहीं जाती है भाई, पंजाब को नहीं जाती है, हरियाणा जाती है, दिल्ली तक जाती है, ठीक है। अरावली श्रेणी, अरावली श्रेणी एक, इसकी जो आयु मानी गई है वो 570 मिलियन, इस तरीके से, ठीक है। पता है कि अरावली श्रेणी जलवायु विभाजक भी है, जलवायु विभाजक है। क्यों? क्योंकि ये इधर का जो मरुस्थल है थार का, वो इधर जो अरब सागर से हवाएं चलती हैं, अरावली श्रेणी की जो बनावट है वो अरब सागर की जो हवाएं आती हैं तो वो उनके समानांतर की बनावट है। तो जो हवाएं आती हैं तो वो उनको रोक नहीं पाती है, जिस वजह से इधर साइड में वर्षा होती नहीं है, इसीलिए इसको जलवायु विभाजक बोला गया है, ठीक है। अरावली श्रेणी जलवायु विभाजक भी है। अरावली श्रेणी पे ही दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, ठीक। रायसीना हिल्स भी इसी पे ही है। यहां पे अगर पूछी जाए चट्टान कौन सी ज्यादा है तो धारवाड़ चट्टानों की प्रमुखता है यहाँ पे, धारवाड़ चट्टानों की प्रमुखता है। अगर धारवाड़ की बात करें तो अगर धारवाड़ की प्रमुखता है तो यहाँ पे धात्विक भी खनिज मिलेंगे और अधात्विक भी खनिज मिलेंगे, ठीक है। और अरावली श्रेणी का जो सर्वोच्च शिखर है वो है गुरु शिखर, ठीक। इसकी एक दूसरा शिखर भी है जिसका नाम है कुंभलगढ़। क्या नाम है भाई? कुंभलगढ़। और गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर, ये भी याद रखना। तो अरावली श्रेणी इतना है जितना बताया है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, तो इतना आपको ध्यान रखना है। पूछा गया है कि अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है गुरु शिखर 1722। अब अगर बात करें ये धूपगढ़, धूपगढ़ किसकी सबसे ऊंची चोटी है?
धूपगढ़ जो चोटी है वो है महादेव की पहाड़ी की, महादेव की पहाड़ी है, वहां पे है धूपगढ़। इसकी जो ऊंचाई है 1365 है। ठीक। अमरकंटक, अमरकंटक जो है वो मैकाल की पहाड़ी है, वहां पे है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1065 मीटर। सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हुए इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में वो सारी चीजें बैठ जाएं, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं, इसीलिए बार बार समझा रहे हैं। उनको ध्यान से सुनते रहिए और देखते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां, यहां पे कुछ दर्रे दिए गए हैं और उनकी दी गई है अवस्थित। ठीक है। पूछा गया है कि बेनिहाल दर्रा लघु हिमालय पे है या बृहद है या ट्रांस होगा भाई, यहां पे बृहद होगा। ठीक है। बेनिहाल दर्रा लघु हिमालय पे है या बृहद पे है या ट्रांस हिमालय पे है या बृहद पे है। ठीक है। बेनिहाल दर्रा लघु हिमालय पे है, बिल्कुल सही है। बेनिहाल दर्रा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। इसी पे वन्य राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है। और यहीं पे जवाहर सुरंग भी है। तो ये हो गया बेनिहाल दर्रा। ठीक। लानकला दर्रा बृहद हिमालय में नहीं है, लानकला दर्रा है ट्रांस हिमालय में। ठीक है। नाथुला दर्रा और जोरजिला दर्रा, तो यहां पे आपका बेनिहाल दर्रा सही है। ठीक है। नालकदा दर्रा आपका ट्रांस हिमालय पे है, जोरजिला दर्रा आपका बृहद पे है। ठीक। तो आपका कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन भी गड़बड़ दिए हैं क्या? आज पूरी स्लाइड ही ऐसे दे दी है। एक मिनट रुकिएगा जरा, ऑप्शन नहीं दिख रहे। तो ऐसे ही देख लो भाई, बेनिहाल दर्रा आपका यहाँ पे लघु हिमालय पे है, ये सही है। ठीक है। आपका नानकला दर्रा ट्रांस हिमालय पे है, ये भी सही है। ठीक है। नाथुला लघु, ठीक, और जोरजिला बृहद। चलिए ठीक। यहाँ पे कुछ घाटियां दी गई हैं और उनकी अवस्थिति दी गई है कि कौन सी घाटी कहाँ पे है। तो मरखा घाटी ये भैया जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर। ये उत्तराखंड, ये हिमाचल प्रदेश और ये उत्तराखंड। तो पहला है मरखा घाटी, कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। कश्मीर घाटी उत्तराखंड, किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश, फूलों की घाटी उत्तराखंड। इनमें से बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मरका घाटी जम्मू कश्मीर में है, ठीक। कश्मीर घाटी उत्तराखंड में नहीं है, ठीक। किन्नौर घाटी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? 1 3 4, 1 3। देखो जम्मू कश्मीर में कितनी घाटियां हैं, कुछ घाटियां देख लो। एक हो गई मरखा, ठीक है। एक हो गई कश्मीर, एक हो गई नुब्रा, ठीक है, और एक हो गई सुरू घाटी। ये इतनी घाटियां आपकी जम्मू कश्मीर में है जो कि इंपॉर्टेंट है। मरका घाटी में ही हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भी है, मानस राष्ट्रीय उद्यान या हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। कश्मीर घाटी भी जम्मू कश्मीर में है। अब किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश की कुछ घाटियां हैं। हिमाचल प्रदेश में जो पहली घाटी है वो है किन्नौर घाटी, ठीक है, किन्नौर घाटी। दूसरा है पार्वती घाटी, पार्वती घाटी में ही मणिकर्ण शहर भी है। तीसरा है मालना घाटी, ठीक है, इसे भारत का छोटा यूनान बोला जाता है। चौथा है स्पीति घाटी, यहाँ पे बौद्ध मठ वगैरह हैं। पांचवा है लाहुल घाटी, लाहुल घाटी से ही चंद्रभागा नदी मिलकर आगे चेनाब बनाती हैं, ठीक है। और हाँ, और एक छठवीं है कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी को क्या बोला जाता है?
कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी बोला जाता है। ठीक है, तो इतनी जो घाटियां हैं वो आपके हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, उत्तराखंड में फूलों की घाटी है, धर्मा घाटी है, सोर घाटी है, नीलांग घाटी है। लिख लो यार, सोर घाटी, फूलों की घाटी, नीलांग घाटी। ठीक, घाटियों से क्वेश्चन और दर्रों से क्वेश्चन अच्छे से अच्छा बना के पूछा जाता है और बहुत अच्छा पूछा जाता है। इसीलिए जितने भी इंपॉर्टेंट दर्रे या घाटियां हैं वो सारे यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो आपका मरका घाटी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। कश्मीर घाटी कहाँ है? ये भी जम्मू कश्मीर में है। किन्नौर घाटी कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। और आपका फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। इस हिसाब से ऑप्शन ए डी वाला सही हो गया, 1 2 3 4। चलो आगे बढ़ो। ये क्या है भाई? पूछ घाटी। पूछ घाटी कौन सी है? चलो ठीक है, ये घाटी है, ये अवस्थिति है। ये उत्थारांग घाटी नहीं है, ये उथांग घाटी है। इसको सही कर लेना भाई। ये अराकू घाटी है। ये आपकी जुकू घाटी है, पूछ घाटी। जुकू घाटी। ठीक, न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल में है, बिल्कुल सही है। जुकू घाटी नागालैंड में है और जुकू घाटी को ही जंगली फूलों की भी घाटी बोला जाता है। जंगली फूलों की घाटी किसको बोला जाता है? जुकू घाटी को बोला जाता है। ठीक है, यूथांग घाटी, ये यूथांग घाटी जो है आपकी ये आपकी वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, यूथांग घाटी कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। अराकू घाटी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, ये बिल्कुल सही है। ये यूथांग घाटी वाला गलत है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो यहाँ पे कौन से है? न्योरा घाटी नहीं, न्योरा घाटी नहीं होगा। यहाँ पे होगा आपका केवल नागालैंड और दूसरा और तीसरा, मतलब दूसरा तीसरा है भी नहीं, जुकू होगा। न्योरा घाटी होगा उत्तराखंड में। चलो आगे, हिमालय के प्रमुख हिमनद एवं उनकी अवस्थिति, मतलब कौन सा हिमनद कहां पे है ये बताना है भैया। सियाचिन, सियाचिन गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड में, बिल्कुल सही है। ठीक, और ये जो आपका सोना पानी है काराकोरम में नहीं है। पुनमा, ये भी काराकोरम में नहीं है, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक, सियाचिन बताओ, सियाचिन हिमनद, सियाचिन हिमनद कौन सा है? सियाचिन कहाँ है? ट्रांस हिमालय पे है। कौन कौन से हिमनद ट्रांस हिमालय पे थे? सियाचिन था, बाल्टोरो था, हिस्पर था, बियाफू था। ठीक है, ये सारे ट्रांस हिमालय पे हैं हिमनद। इन्होंने ऑप्शन भी गलत दिए। तो आपका इसमें से कौन सा सही है? गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड में। 14वां, पश्चिमी तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? अगर पश्चिमी तटीय मैदान की बात करें तो इधर देखो भाई, पश्चिमी तटीय मैदान तो पहला जो है गुजरात का है, गुजरात का तट, फिर आएगा कोकण का तट, कोकण का तट, फिर आएगा कन्नड़ का, ठीक है, और फिर आएगा मालाबार का। तो 1 2 3 4 चार भागों में पश्चिमी तटीय मैदान को डिवाइड किया गया है। अगर इसके बारे में कुछ और बात करें तो ये कच्छ से काठियावाड़ तक है, काठियावाड़ तक है। ये दमन से गोवा, कन्नड़ वाला जो है गोवा से मंगलुरु, और ये मंगलुरु से
कन्याकुमारी। ठीक, तो पश्चिमी तटीय मैदान को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 4 भागों में। चलिए, छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर के पठार के, अगर छोटा नागपुर के पठार की बात करें तो यहां पे आता है अपना छोटा नागपुर का पठार, ये जो हिस्सा है। ठीक, इसको बीच से काटती है दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी। ठीक, ऊपर वाला जो भाग कहलाता है वो कहलाता है हजारीबाग का पठार, और नीचे वाला जो भाग कहलाता है वो कहलाता है आपका रांची का पठार। यहीं पे है एक चोटी, पारसनाथ की चोटी। जो हजारीबाग के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, अगर दामोदर नदी कोयले के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ये भी याद रखना। यहीं के आपके ईस्ट वेस्ट में राजमहल की पहाड़ियां यहां पे देखने को मिलती हैं। कहां पे? यहां पे, ये यहां पे आपको राजमहल की पहाड़ियां भी दिखेंगी। तो यहां पे पारसनाथ की चोई नहीं, चोटी। ठीक, छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ की। असल में छोटा नागपुर का पठार नहीं, ये हजारीबाग के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए आगे बढ़ता है। कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पे? कुंचिकल। तो कुंचिकल जलप्रपात जो है वो वराही नदी पर है। शरावती नदी पर जो है आपका जोग जलप्रपात है, जोग जलप्रपात। आपके सिलेबस में जो ज्योग्राफी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो रखेगा, नदियां रखेंगी। नदियों के किनारे बसे हुए नगर कौन कौन से हैं ये रखें, जैसे गंगा के किनारे कौन से नगर हैं। बाकी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, झीलें हैं, जलप्रपात हैं। अब आपको बता दिया जाए कि सतलज नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, ये परियोजनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेंगी। ठीक है, तो इन सारी चीजों को बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग उतना कर रहे हैं जितना आपके जो क्वेश्चन, ये सारा इसलिए दिखाया जा रहा है कि आपको इतना इतना ऐसे पढ़ना है। ठीक है, बाकी हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। 17वें में देखिए परियोजनाएं आ गई, संबंधित नदी आ गई। ठीक है, भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पे है। मंडी परियोजना, मंडी परियोजना यहाँ पे व्यास नदी पे है, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, व्यास नदी पे 2 परियोजनाएं हैं, एक हो गई मंडी और दूसरी हो गई पोंग परियोजना, याद रखना। ठीक, नाथपा झाकरी परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना भी सतलज पे है। अब सतलज पे ही है, यहाँ पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? पहली हो गई नाथपा झाकरी, दूसरी हो गई भाखड़ा नागल, और तीसरी हो गई कोलदाम। कोलदाम परियोजना भी सतलज नदी पे है। ठीक, तिलैया परियोजना ये जो है ये बराकर नदी पे है, बराकर नदी। और बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर नदी की सहायक नदी है, दामोदर की सहायक नदी है बराकर नदी। ठीक है, याद रखना। रावी पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? रावी पे देखें तो थीन और चमेरा परियोजना रावी नदी पे है। सतलज नदी पे हम लोग बात कर चुके हैं। चिनाब नदी पे बात करें तो चेनाब नदी पे और सलाल। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका क्वेश्चन कौन सा? भाखड़ा नागल परियोजना आपका सतलज पे है, मंडी परियोजना आपका ब्यास, और पोंग परियोजना भी ब्यास नदी पे, नाथपा झाकरी परियोजना, कोलदाम परियोजना और भाखड़ा नागल परियोजना ये सब सतलज नदी पे है। तिलैया बांध परियोजना बराकर नदी पे है, और बराकर नदी जो है वो दामोदर की सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़िए। 18वां क्या है? ये दर्रे दिए गए हैं और उनके आगे उनके स्थान दिए गए हैं कि कौन सा इसमें सही है और कौन सा गलत। ठीक है, तो सिपकिला दर्रा दिया गया है। सिपकिला दर्रा कहां पे है? सिपकिला दर्रा बारालाचाला
हिमाचल में है, जाराला उत्तराखंड में है, सिपकिला सिक्किम में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में ही है। ठीक है, ठीक, चलो। अन्नामलाई और नीलगिरी के बीच में कौन सा दर्रा निकलता है? पालघाट दर्रा। अगर इसके बारे में बात करें तो पालघाट दर्रा जो है, एक मिनट मैप पे ही देख लो, पालघाट दर्रा इधर देखो, यहां पे पालघाट दर्रा है, पालघाट नहीं है, यहां पे थालघाट, थालघाट दर्रा है। ये महाराष्ट्र से पुणे जाता है और फिर नासिक, ठीक, कहाँ जाता है? नासिक। तो अगर फिर यहीं पे एक दर्रा और है, वो है भोरघाट। भोरघाट दर्रा कहाँ जाता है? पुणे, पुणे से चेन्नई, ठीक, ये पुणे से चेन्नई, ठीक। यहीं पे आपकी नीलगिरी और उसके बीच में निकलता है ये पालघाट दर्रा, और नीचे अन्नामलाई। तो पालघाट दर्रा पलक्कड़ से कोयम्बटूर कहां तक जाता है? कोयम्बटूर। इसी के नीचे है सेनकोटा दर्रा, सेनकोटा दर्रा मदुरई से तिरुवनंतपुरम, ठीक। अगर अब कोई आपसे पूछे कि थालघाट दर्रा कहां से कहां तक, तो नासिक, पुणे से नासिक, ठीक। अगर पूछे भोरघाट तो पुणे से चेन्नई। अगर पूछा जाए पालघाट दर्रा तो पलक्कड़ से कोयम्बटूर, ठीक है। और एक दर्रा और था सेनकोटा, तो सेनकोटा दर्रा जो है वो मदुरई से तिरुवनंतपुरम, अगर पूछा जाए कि अन्नामलाई और नीलगिरी के बीच में कौन सा दर्रा है, तो पालघाट दर्रा। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। चलिए, ये क्वेश्चन पूरा हो गया, इससे आगे कोई सवाल बनेगा ही नहीं। मालवा के पठार को राजस्थान में किस नाम से बुलाया जाता है? तो मालवा का पठार को राजस्थान में हड़ौती के नाम से बुलाया जाता है, ठीक है, हड़ौती के नाम से, ये याद रखिएगा। चलो, नंद प्रयाग किन दो नदियों से मिलकर बना है? अब अगर प्रयाग की बात करें तो 5 प्रयाग हैं। कौन कौन से हैं? विष्णुगंगा, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। अब इसको समझने के लिए इसको आगे समझेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लो कि नंद प्रयाग जो है वो अलकनंदा और नंदाकिनी से मिलकर बनता है, ठीक। चलो, सिंधु नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है? अगर सिंधु नदी के बारे में कुछ अभी बस फैक्ट जाने, बाकी हम लोग इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ फैक्ट जो बहुत ज़्यादा जरूरी हैं कि सिंधु नदी जो है पहले निकलती कहाँ से है? एक चेमा युंगडुंग करके ग्लेशियर है, उसी का एक छोटा सा पार्ट है बोखरचू, ठीक है। तो ये बोखरचू से निकलती है, बोखरचू। कैलाश श्रेणी, तिब्बत में इसका नाम जो होता है वो सिंगी खब्बाब या शेरमुख कह के इसको लोग बुलाते हैं, शेरमुख, ठीक है। और ये भारत में एंट्री लेती है दमचोक से। कहां से? दमचोक से, ठीक है। और पाकिस्तान से बाहर निकलती है कहां से? चिल्लड़। इसकी जो भारत में कुल लंबाई है वो है 1114 किलोमीटर, और अगर टोटल लेंथ की बात करेंगे तो वो है 2880,
ठीक, इसकी जो सहायक नदियां हैं वो तो पता ही हैं, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज। ठीक, और जो दाहिने हाथ की हैं वो हैं गिलगित, शोक, कुर्रम, तोची, ये सारी सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि सिंधु नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है, तो वो करती है दमचोक। ठीक, दमचोक से। बाकी इनके पूरा एक रिवर सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग क्लास में, जिसमें हम लोग सारी नदियों के बारे में बात करेंगे, एक एक बाकायदा डिटेल में बात करेंगे, पूरा एक मैप के साथ में बात करेंगे, जिससे कि वो मैप आपके दिमाग में घुस जाए एकदम। 23वां, गंगा के बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? बाएं तट से, तो अगर गंगा को देखें तो गंगा की दो धाराएं भागीरथी और अलकनंदा उत्तराखंड से चलती है। ठीक है, इस तरीके से गंगा का अगर फ्लो देखेंगे तो इस तरीके से यहां से घूमती हुई वापस एक शाखा उसकी टूट जाती है, एक शाखा पद्मा हो जाती है और एक शाखा हुगली हो जाती है। ठीक है, उत्तराखंड से ही एक नदी आती है रामगंगा, वो आके कन्नौज में मिलती है गंगा के। ठीक है, और यहीं पे हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भी है। रामगंगा, अगर पूछा जाए कि सबसे पहले बाएं हाथ पे नदी कौन सी है जो मैदानी भाग में मिलती है, वो है रामगंगा। ठीक है, कौन सी नदी है? रामगंगा। तो गंगा रिवर सिस्टम भी हम लोग पूरा बाई मैप के साथ में पढ़ेंगे। अभी एक स्लाइड में इसको पढ़ाना मतलब संभव नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा रिवर सिस्टम है, क्योंकि इसके आपके नदी के किनारे लखनऊ भी है और फिर प्रयागराज भी है, छपरा भी है, बिहार से कुछ नदियां आके मिलेंगी, तिब्बत से आएंगी, काली नदी, बूढ़ी गंडक, ये सारी नदियों को हम लोगों को बाकायदा बाई फिगर देखेंगे। तो इसका एक अलग से पूरा चैप्टर रखेंगे, तब हम लोग इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुगली नदी के दाएं तट की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? जब गंगा नदी की दो शाखाएं ऐसे बनती हैं, एक हो जाती है पद्मा और एक हो जाती है हुगली, तो इधर से नदी आती है बराकर नदी, दामोदर नदी हुगली से जाके मिलती है, और दामोदर नदी की ही सहायक नदी है बराकर। तो कौन सी नदी जाती है? दामोदर नदी। ठीक है, 25वां परियोजनाएं और नदी। तो अगर बात करें बगलियार परियोजना की, कामेंग परियोजना की, दामोदर घाटी और मयूराक्षी। देखो, बगलियार, दुलस्ती और सलाल हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, वो चिनाब नदी पे है। कहाँ पे है? चिनाब पे है। ठीक, कामेंग जल विद्युत परियोजना कामेंग नदी पे ही है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पे है। ठीक, मयूराक्षी ने परियोजना जो है मयूराक्षी नदी पर है। तो ये है आपका चीजें। हाँ, हम लोगों ने कहा था पंचप्रयाग देखने के लिए, तो एक सादे पेज पे पहले पंचप्रयाग देख लें। बढ़ कहाँ नहीं रहा यार। हाँ, देखो भाई, एक इधर साइड में पड़ता है अपना बद्रीनाथ। ठीक है, ये है एक हिमानी पड़ता है, ग्लेशियर है सतोपत हिमानी, ये ग्लेशियर है। ठीक है, इधर साइड में पड़ती है यमुनोत्री करके, एक यमुनोत्री ग्लेशियर है ना, यमुनोत्री। यहां पे पड़ता है केदारनाथ, बीच में केदारनाथ। तो यहां से निकलती है ये अलकनंदा, यहां से निकलती है ये आपकी मंदाकिनी निकलेगी, और इधर से निकलेगी भागीरथी। यहां पे कुछ छोटी छोटी नदियां हमें आती हैं, जैसे कि जो पहली नदी आती है वो आती है धौली गंगा। कहाँ आती है? धौली गंगा। और धौली गंगा बनाती है विष्णुप्रयाग। ठीक है, अलकनंदा और धौली गंगा मिलकर बनाती है विष्णुप्रयाग। फिर आती है एक नंदाकिनी, जो बनाती है
नंदप्रयाग। फिर एक आती है पिंडार नदी जो बनाती है कर्णप्रयाग। यहां से एक नदी निकल के आती है जो अलकनंदा में मिलती है, जो कि यहां पे बनाती है मंदाकिनी, इसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी और अलकनंदा मिलकर बनाते हैं रुद्रप्रयाग। ठीक है। और एक नदी यहां से मिलकर आती है, भागीरथी नदी मिलकर आती है जो यहां पे बनाती है देवप्रयाग। फिर यहीं से गंगा आगे बढ़ती हुई यूपी बिजनौर के बॉर्डर से एक मतलब मैदान में प्रवेश करती है। तो ये सारे प्रयाग हैं, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग। तो ये क्लास आपके भारतीय भूगोल की ऐसी क्लास है जिसमें आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी कि हमारे सिलेबस की जो है वो डिमांड क्या है। हम लोगों ने टोटल 25 क्वेश्चन किए और उन 25 क्वेश्चंस में सारी चीजें, दर्रे भी देखे, हिमालय का भी पार्ट देखा, छोटा नागपुर का पठार देखा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके सिलेबस में है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके बन के आएंगे। लेकिन हाँ, अभी जो हम लोगों ने अब जैसे कि हिमालय को ऊपर ऊपर देख लिया, तो जब अभी इसका एक एक क्लास लगाई जाएगी जिसमें हम लोग इसको पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो सारी चीजें और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। वही आपका रिवर सिस्टम की भी बात कर रहे हैं, रिवर सिस्टम। फिर आपके उधर साइड में चल के एग्रीकल्चर की भी बात करेंगे, एग्रीकल्चर की भी बात करेंगे। तो बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जिनको थोड़ा सेपरेट लेके चलना पड़ेगा। ठीक है। उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी और ये बहुत ही अच्छे सवाल हैं जिनसे आपका मतलब सारी चीजें क्लियर हो सकती हैं। आप अपने हिसाब से तैयारी को जारी रखिए। बाकी आप हमारे अगर एक सटीक तैयारी चाहते हैं तो आप हमारे टीसीएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। आपके अनुभवी टीचरों से आपके सारे नोट्स वगैरह, शॉर्ट नोट्स वगैरह बहुत अच्छे से तैयार करवाए जाते हैं। प्रॉपर आपका डाउट सेशन वगैरह सब कुछ होगा जिसमें आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह सारी दी जाएंगी। अब बस अपनी वाणी को इतना ही बोलूँगा। धन्यवाद।